जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि आज ही के दिन हुआ था दलित आंदोलन, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था, भारत बंद भी रहा था। उसके साथ जानेंगे पीएम मोदी को जान से मारने की मिली है धमकी, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। आपको बताएंगे कि अब योगी किस शहर का नाम बदलने वाले हैं। उसके साथ इमरान खान के पाकिस्तान की सरकार गिरने संभलने के बारे में भी अपडेट जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि काली चरण को नहीं मिली है जमानत। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है अप्रैल 2, 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं कि आज ही के दिन दलित आंदोलन हुआ था, भारत बंद भी हुआ था। दरअसल 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर दोस्तों रोक लगा दी थी। 2018 की बात है ये। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा 2 अप्रैल सोमवार को भारत बंद बुलाया गया था। व्यापक पैमाने पर हिंसा की खबरें भी आई थी, कई प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई थी। संगठनों की मांग थी कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए। भारत बंद को कई राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने भी समर्थन किया था। भारत बंद के दौरान दलितों की मांग की अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए। 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, वह दलित आदिवासी आंदोलन के इतिहास में यादगार रहेगा। अगर ये भारत बंद नहीं रहता तो दलित समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून शायद खत्म ही हो जाता। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान विभिन्न राज्यों में हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें अन्य जाति के लोग और दलितों में भारी हिंसा हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिले में उपद्रव के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी। ग्वालियर में एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हुई थी, लेकिन गोली कहां से चली थी, किसने चलाई, यह आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के अलग अलग पुलिस थानों में उन दलित आदिवासी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार की गई थी जो आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, ताकि पता चले कि किसे हिरासत में लिया जाए। कुल मिलाकर दलित और आदिवासी समुदाय को दबाने की भी कोशिश हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में भारत बंद के दौरान अनगिनत दलित आदिवासी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज हुए। मीडिया के एक हिस्से ने पूरा दिन यही दिखाया कि केवल दलितों ने हिंसा की, लेकिन बाद में पता चला कि भाजपा के कार्यकर्ता और संघ परिवार के लोग ही ज्यादातर हिंसा में शामिल थे। मध्य प्रदेश में एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर दलित समाज के आंदोलनकारी टोले पर गोलियां बरसा रहा था। वह मीडिया में पूरा दिन दिखाया गया दोस्तों, लेकिन किसी ने उसकी गिरफ्तारी पर जोर नहीं लगाया। तो दलित और आदिवासियों को दबाने की भी कोशिश की गई। राजस्थान के अलग अलग पुलिस थानों में इन पर फर्जी केस दाखिल किए गए, सूची भी तैयार की गई। दलित आदिवासी समुदाय को दबाने की काफ़ी कोशिश हुई। इसे दलितों की ताकत ही कहा जाएगा दोस्तों। इस आंदोलन के बाद सत्तासीन सरकार को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। आपको बता दें कि जिस प्रकार एट्रोसिटीज कानून को खत्म करने के खिलाफ 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, वह दलित आदिवासी आंदोलन के इतिहास में यादगार रहेगा। भारत में दलितों के ऐसे आंदोलन की बेहद ज़रूरत है। यदि यह आंदोलन नहीं होता तो दलित आदिवासी समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एट्रोसिटीज का कानून भी शायद खत्म हो चुका होता या खत्म होने की कगार पर होता। मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार से दलित आदिवासी समुदाय पर हमले बढ़े हैं, तो यह कहना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार भारत बंद को आवाज देने के लिए मजबूर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश का खुलासा, धमकी भरे ईमेल में 20 किलो RDX। जी दोस्तों, ये खबर पीएम मोदी को मारने की खबर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश नाकाम रही है। संदिग्ध ईमेल की जांच अभी तक जारी है। अलर्ट पर रखा गया है सुरक्षा एजेंसियों को, जानकारी वो जुटा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है।
खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल करने वाला शख्स जो है उसने कहा है कि वह आत्महत्या कर रहा है, जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो सके। तो इस खबर में जानेंगे, संसद में बीजेपी का रुतबा बढ़ा। पहली बार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। तो राज्यसभा में भी अब बीजेपी की 100 के पार सीटें पहुंच चुकी है। संसद में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ गई है, जबकि कांग्रेस की ताकत कम हो गई है। राज्यसभा चुनाव के हालिया दौर में कांग्रेस की ताकत 5 सीटों से कम हो गई। राज्यसभा में पहली बार भाजपा ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भाजपा 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनावों का हालिया दौर के बाद भगवा पार्टी की संख्या अब 101 हो गई है। देखते अगले समाचार। इस अपडेट में जानेंगे, अब फर्रुखाबाद का नाम बदलेगी योगी सरकार। बीजेपी सांसद ने सीएम को लिखी चिट्ठी। तो योगी जी अब सारे मुस्लिम एरिया के जो नाम थे, मतलब मुस्लिम नाम थे, उनको बदलते आए हैं। तो इस पर एक और अपडेट आया है। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई है। इसी बीच जहां अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ने फिर से जोड़ पकड़ लिया है, ऐसा कहा गया है दोस्तों, वहीं प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की मांग भी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पंचाल नगर करने की मांग की है। तो हो सकता है कि आदित्यनाथ इस पर अमल करे, क्योंकि वो चाहते भी यही है कि हिंदुत्व फैला रहे। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे राज्यसभा चुनाव के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के इतिहास में पहली बार हुआ बड़ा उलटफेर, कांग्रेस का हुआ सफाया। गुवाहाटी से खबर आ रही है, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी यूपीपीएल ने गुरुवार को राज्यसभा की सभी 4 सीटें जीत ली है। वहीं कांग्रेस को संसदीय इतिहास में पहली बार उच्च सदन राज्यसभा में नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिला है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, गौतम बुद्ध नगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू। जानिए क्यों लिया गया ये फैसला। जहाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में 144 सीआरपीसी लागू है। न्यूज़ देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रखने का फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधित आदेश जारी कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने इस संबंध में 31 मार्च को पत्र जारी किया है, जो पत्र आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा महीना ही दलित माह है, अम्बेडकर माह इसे कहा जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल भी इसी महीने में आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती। तो 144 गौतम बुद्ध नगर में धारा लागू की गई है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, कार्यक्रम वगैरह कर सकते हैं। दरअसल ये 144 की धारा लागू हो चुकी है ताकि कोई भी ज़्यादा जमावड़ा ना कर सके, पर्व को ना मना सके, ज़्यादा से ज़्यादा जलसा उत्साह या रैलियां ना कर सके। ये आप समझ ही सकते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है और दलितों को कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से दबाया जाता है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक के बारे में। 2500 रुपए के पार पहुंचे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। होटल की थाली अब होगी महंगी। तो कमर्शियल सिलेंडर्स के भाव बढ़ चुके हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 250 रुपए तक बढ़ गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 949.50 रुपए का है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे, प्रियंका गांधी को ट्रेन का टिकट भेजने वाले भाजपा नेता डॉक्टर की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार। तो राजस्थान पुलिस ने गुरुवार को दौसा जिले के एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गोठवाल भाजपा के राज्य सचिव है। वह हाल ही में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को ट्रेन का टिकट भेजने के लिए चर्चा में आए थे। उन्होंने प्रियंका को लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ याद दिलाते हुए एक नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में जल्द से जल्द राजस्थान का दौरा करने के लिए कहा था। इस मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे और उनके 4 दोस्त कथित तौर पर शामिल थे। गोठवाल का नाम दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या से भी अब जुड़ गया है। डॉक्टर अर्चना और उनके पति द्वारा संचालित एक निजी अस्पताल में सोमवार रात एक गर्भवती
गर्भवती महिला की मौत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार डॉक्टर अर्चना मंगलवार को अपने घर में मृत पाई गई थी। तो ऐसा कहा गया है दोस्तों कि इस बीजेपी नेता गोठवाल ने उस डॉक्टर को काफी डराया धमकाया, मुआवजे के लिए भी काफी जोर डाला। उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखते अगली न्यूज। इस न्यूज में जानेंगे रूस को लेकर अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी। जी दोस्तों, अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है। क्या कुछ खबर में जानते हैं। अमेरिकी डिप्टी NSA दिलीप सिंह भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत से चर्चा में रूस के संदर्भ में अमेरिका का पक्ष रखा। दिलीप सिंह ने भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले देशों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने चीन को लेकर भी भारत को धमकाने की कोशिश की। 2 दिनों के भारत के दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह ने भारत को चेतावनी दी कि उन्होंने कहा कि रूस पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले देशों को भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के ऊर्जा और दूसरी चीज़ों के आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़े, और चीन पर भी बोले कि चीन ने सीमा का उल्लंघन किया तो रशिया साथ नहीं देगा, क्योंकि चीन और रशिया की दोस्ती अब बढ़ चुकी है। तो अमेरिका ने ये बयान दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे हेमकुंड यात्रा 2022 के बारे में। 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम अगले हफ्ता से शुरू होगा। जी दोस्तों, उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में पहचान रखने वाले सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को सुबह 10:30 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि गुरुद्वारा की हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने भारतीय सेना और अपने दल के साथ यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण भी किया है, जिसके बाद राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। हेमकुंड यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार 22 मई को सुबह 10:30 बजे खुल जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे लाल साड़ी के पल्लू से 1000 यात्रियों को बचाया। टूटी पटरी देख महिला ने रेलगाड़ी रोकी। ठीक होने पर रवाना। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक ठीक होने पर ट्रेन रवाना हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटरी किस तरह से टूटी थी। इससे ट्रेन पटरी से उतर सकती थी, काफ़ी गंभीर हादसा हो सकता था। तो ये जो माताजी तस्वीर में दिखाई दे रही है, उन्होंने काफ़ी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और पटरी पर अपनी लाल रंग की साड़ी को इस तरीके से लगा दिया। तस्वीरों में आप देखिए, इसे देखकर ट्रेन रुक गई और काफ़ी बड़ा हादसा होते होते बच गया। खेत में काम करने के लिए जा रही बुजुर्ग महिला ओमवती की नज़र अचानक टूटी हुई रेल पटरी पर पड़ी, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने लाल रंग की साड़ी को लकड़ियों के मदद से ट्रैक पर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में एटा से टंडुला जा रही पैसेंजर ट्रेन को एक बुजुर्ग महिला ने अपनी सूझबूझ से बचा लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल बिल्डिंग जयपुर से खबर आ रही है दोस्तों। CM रखेंगे उसकी आधारशिला। 24 मंजिला टावर में होंगे 1200 बेड और 20 ऑपरेशन थिएटर। हेलीकॉप्टर भी हो सकेंगे लैंड। ऊपर हेलीपैड भी बनाया गया है। 116 मीटर ऊंचा होगा ये IPD टावर। दरअसल राजस्थान में सबसे ऊंची बिल्डिंग की नींव 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। 116 मीटर की ये ऊंची बिल्डिंग कोई मॉल या रेसिडेंशियल फ्लैट न होकर प्रदेश की सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल SMS की एक यूनिट IPD टावर होगी। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती। 40 की उम्र तक के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। मिलेगी 47,600 रुपए सैलरी। तो 4 मई तक इसका आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाउसकीपर के 33 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास होने के साथ ही होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग में डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ ही इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स 8 के अनुसार 47,600 रुपए से लेकर 1,51,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए और मैनेजमेंट एंड केटरिंग में PG डिप्लोमा के साथ बैचलर डिग्री या होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में डिप्लोमा भी चाहिए होगा। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 40 साल की होना जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे लालू की जमानत पर सुनवाई टली।
जज नहीं पहुंचे, 8 अप्रैल नई तारीख मिली, याचिका में बिगड़ी सेहत का दिया था हवाला। तो लालू को तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने आने पर ज्यादा जोर नहीं दिया लगता है दोस्तों। लालू जी है तो क्या हुआ, लेकिन जज साहब नहीं आए। शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। लालू की याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। लालू की बिगड़ी सेहत को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर यहाँ पर जानेंगे। कालीचरण की जमानत पर फैसला सुरक्षित, वकील बोले किताबों में लिखी बातों को सार्वजनिक करना अपराध नहीं। सरकार ने कहा बेल मिलने पर फैल सकती है सांप्रदायिकता। जहां दोस्तों तस्वीर में बड़ा सा टीका लगाए डायन की तरह दिखने वाले ये कालीचरण महाराज ने अपमान किया था गांधी जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में उनके वकील ने बहस के दौरान कहा कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक बयान देना कोई अपराध नहीं है। कालीचरण 90 दिनों से जेल में है और उनकी चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, लिहाजा जमानत उनका अधिकार है। इधर शासन ने वकील द्वारा ये कहा है कि कालीचरण को अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं है। वह जेल से बाहर आकर फिर से सांप्रदायिकता फैला सकता है, लिहाजा उसे जमानत न दी जाए। तो ऐसा कहने पर इस बयान पर अब कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फैसला तो आ गया है, लेकिन कोर्ट अब बताना नहीं चाहती। कोर्ट की मर्जी पर है फैसला कब बताना है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे। स्कूल में रफ कॉपी लाने पर बच्चे की हुई पिटाई। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से खबर आ रही है। 6वीं की क्लास के स्टूडेंट को संस्कृत टीचर ने मारा चांटा, बाल पकड़कर खींचे, एफआईआर हुई दर्ज। दरअसल स्क्रीन में दिख रही फोटो में दिख रही ये शिक्षिका है दोस्तों, जिसने एक बच्चे को बहुत बुरी हद तक पीटा है। दरअसल मामला जब थाने पहुंचा तो टीचर दुर्गा साहू बच्चे के साथ मारपीट करने से इनकार करने लगी। इस दौरान पुलिस ने क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। तब टीचर दुर्गा साहू अपनी गलती स्वीकार करने लगी। थाना प्रभारी आर्य और प्राचार्य के सामने टीचर ने कहा बच्चे की पिटाई का विशेष कारण नहीं है। वह बोली गलती से बाल खींचकर तमाचा जड़ दिया। इस दौरान टीचर बच्चे व उसके मां के पैर पकड़ने लगी, लेकिन बच्चे की मां ने केस जरूर दर्ज करवाया। वो इस पर अड़ी रही कि बच्चे के साथ काफी अमानुष व्यवहार हुआ है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे। परेशानियों से हारती जिंदगी, गुजरात से आ रही है खबर। एक आंकड़ा सामने आया है कि गुजरात में 88 दिनों में 208 लोगों ने की आत्महत्या। कर्ज व गृहक्लेश सबसे ज्यादा इससे जाने गई। सबसे ज्यादा सुसाइड सूरत में हुए हैं। तो सूरत में गुरुवार को आत्महत्या का प्रयास करने के 4 मामले सामने आए हैं। ये मामले केवल 1 घंटे में ही सामने आए। वहीं शहर में आत्महत्या के आंकड़े की बात करें तो ये चौंकाने वाला है। पिछले 88 दिनों में आत्महत्या के 208 मामले सामने आए हैं। मतलब हर दिन औसतन 2 से ज़्यादा आत्महत्याओं के केस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं। घरेलू कलह, कर्जा न चुका पाना, बीमारी से परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वराछा में जहर पीकर आत्महत्या के अधिक मामले मिले तो पंडेसरा, लिंबायत और उधना में फांसी लगाकर आत्महत्या के अधिक मामले सामने आए हैं। जबकि सचिन, जीआईडीसी और डिंडोली इलाकों में ट्रेन से कटने के अधिक केस है। जबकि रांदेर, सिंगणपुर और डूमस में नदी में कूदकर आत्महत्या करने के अधिक केस मिल रहे हैं। बेरोजगारी के चलते दोस्तों 33 पुरुषों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के इन 208 मामलों में 158 पुरुष और 50 महिलाएं शामिल है। जबकि बेरोजगारी के चलते 33 पुरुषों ने आत्महत्या की। महिलाओं की आत्महत्या के सबसे अधिक मामलों में घरेलू कलह ही कारण बना है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी। राहुल गांधी 6 अप्रैल को अहमदाबाद में गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। गुजरात के हर एक जिलों से गुजरेगी यात्रा। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 6 अप्रैल को गुजरात पधार रहे हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च के अंतिम दिन यानी 6 अप्रैल को राहुल गांधी साबरमती आश्रम पर ही गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा नई दिल्ली स्थित स्वर्गवासी राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर संपन्न होगी। कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में निकलने वाली यह यात्रा गुजरात के हर एक जिलों में जाएगी। उसके सहित ही राजस्थान, हरियाणा से भी यह यात्रा गुजरेगी और महात्मा गांधी जी के शांति संदेशों को उजागर करेगी। स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक यात्रा के क्षणों को उजागर किया जाएगा।
गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एक न्यूज चैनल के साथ गांधी संदेश यात्रा की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक दांडी यात्रा स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक यात्रा थी जो 6 अप्रैल 1930 को संपन्न हुई थी। तो इसी दिन को मनाने के लिए राहुल गांधी गुजरात पधार रहे हैं और 6 अप्रैल को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दिल्ली तक गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे, जबकि 21 अप्रैल को मोदी जी गुजरात की मुलाकात लेने वाले हैं। बढ़ते अगले न्यूज की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे हिमाचल में सभी कोरोना बंदिशें खत्म, 2 साल 2 महीने बाद आपदा प्रबंधन एक्ट हटाया गया, मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है, HPSDMA ने जारी की अधिसूचना। तो हिमाचल में भी अब महाराष्ट्र के बाद कोरोना के सभी प्रतिबंधों को हटाया गया है, केवल मास्क पहनने के लिए कहा गया है लोगों को। हिमाचल प्रदेश में 2 साल 2 महीने के अंतराल के बाद कोरोना को लेकर सभी बंदिशें अब खत्म कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना की समीक्षा के उपरांत राज्य से आपदा प्रबंधन एक्ट को हटाने का निर्णय लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में है पीएम मोदी पर राजीव शुक्ला का निशाना। बोले प्रधानमंत्री ने 30-40 रुपए में पेट्रोल डीजल देने का वादा किया था, जल्द ही 130 और 140 में पेट्रोल मिलना शुरू होगा। तो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने 30-40 रुपए में पेट्रोल डीजल देने की बात कही थी। उन्होंने पेट्रोल डीजल इतना सस्ता तो नहीं किया, लेकिन उसके आगे 1 को जोड़ दिया। 30 और 40 की जगह अब 130 और 140 में भी पेट्रोल मिलेगा। शिमला में पत्रकार वार्ता में राजीव शुक्ला ने कहा कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $119 प्रति बैरल थी, लेकिन 2015 में इनकी कीमतें 1/3 रह गई। इसके बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की गई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 2014 के बराबर महंगा नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों में आएगी और तल्खी राजनयिक को तलब कर लगाई लताड़। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका पर बयान दिया है। पाकिस्तान में चल रहे हालिया घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिका के साथ उनके रिश्तों में तल्खी आने की संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को इस्लामाबाद में तलब कर देश के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के कथित हस्तक्षेप के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। जी हाँ दोस्तों, अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने ही ये प्रोपोगेंडा किया है, सारा का सारा खेल रचा है। तो सारी की सारी बेतुकी बातें हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे रूस से तेल खरीद रहे भारत का समर्थन और हमारा विरोध, अमेरिका पर इमरान ने फिर एक और निशाना साधा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को एक बार फिर अमेरिका पर इशारों में निशाना साधा है। अमेरिका ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रविवार को होने वाले मतदान से पहले कहा कि भारत का समर्थन करने वाला एक ताकतवर देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए उनके हाल की रूस यात्रा के कारण पाकिस्तान से नाराज है। इस्लामाबाद सुरक्षा संवाद को संबोधित करते हुए इमरान ने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र विदेश नीति के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम जब रशिया से ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो अमेरिका को क्यों दुख हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान यानी कि भारत भी उन्हीं से तेल खरीद रहा है, उनका समर्थन फिर अमेरिका क्यों कर रहा है। तो ऐसे बेतुके बयान इमरान खान ने दिए हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनकी सरकार अब टूटने वाली है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो शायद इमरान खान मानसिक रूप से अब स्वस्थ नहीं रहे, वो बेतुके बयान दे रहे हैं और उनका काफ़ी सोशल मीडिया पर भी मजाक बन रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो नाटो को तभी खत्म कर देना चाहिए था, अमेरिका पर बरसते हुए चीन ने भी बड़ा बयान दिया। तो चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर यूक्रेन में युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। माना जा रहा है कि चीन के इस बयान के बाद अमेरिका के साथ पहले से ही तल्ख हो चुके रिश्तों में और खटास आ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन ने कई मौकों पर मॉस्को का साथ दिया है और इसके लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता रहा है। हालांकि शायद पहली बार है जब चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में अमेरिका और नाटो पर इस तरीके से निशाना साधा है। देखते अगली
खबर तो इस खबर में जानेंगे, आर्थिक संकट में डूबा श्रीलंका, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को बताया आतंकी कृत्य। तो भारी आर्थिक संकट से अब श्रीलंका जूझ रहा है। श्रीलंका सरकार ने देश में चल रहा मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास के पास हुए हिंसक प्रदर्शन को शुक्रवार को आतंकी कृत्य करार दिया है और इस घटना के लिए विपक्षी दलों से जुड़े चरमपंथी तत्व को जिम्मेदार ठहराया। राजपक्षे के आवास के बाहर गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे, जिन्होंने द्वीप राष्ट्र में भीषण आर्थिक संकट को दूर करने में उनकी विफलता को लेकर इस्तीफे की मांग की थी। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी थी। तो कोलंबो में अधिकांश हिस्सों में अब कर्फ्यू लग चुका है। तो अब जानेंगे क्या है सर्राफा बाजार का हाल, क्या है सोने चांदी का भाव। तो सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में तेजी नजर आई है। ज्वेलरी बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 51,800 रुपए के ऊपर चल रहा है। कल सोने का भाव 51,484 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का रेट 67,173 रुपए चल रहा है। तो अब जानते हैं स्काईमेट वेदर के अनुसार क्या रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वोत्तर बिहार, आंतरिक तमिलनाडु में हल्की छुटपुट बारिश हो सकती है। 1 से 3 अप्रैल के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, गुजरात के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी शुष्क हवाएं चल सकती है, गर्मी महसूस हो सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।